कल हमने HSN कोड और सर्विस अकाउंटिंग कोड के बारे में बताया था और उस पर हो गया था। कोई क्वेश्चन पुट अप करें अगर कुछ ऐसा है तो। नहीं ना? तो आप चलते हैं शीट नंबर 6 के ऊपर कि GST में जो इनवाइस रेज करते हैं हम लोग। इनवाइस मतलब बिल जो दे रहे हैं हम। तो वो दो प्रकार के बिल देते हैं। एक पहला बिल होता है टैक्स इनवाइस और दूसरा बिल है बिल ऑफ सप्लाई। टैली जैसे सॉफ्टवेयर या ऐसे सॉफ्टवेयर बाजार में खूब हैं, जैसे बीजी है, मार्ग है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। सभी सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट फील्ड है, अंदर में बाय डिफॉल्ट फील्ड उसमें फील्ड है कि जैसे ही आप निकालिएगा ऐसा कोई इनवाइस जिसपे आप टैक्स लगा रहे हो, CGST, HGST, IGST, कोई भी टैक्स लगा रहे हो GST का, तो अपने आप वो इनवाइस बनाएगा टैक्स इनवाइस। और जैसे ही उस पर GST लगा हुआ नहीं है, जैसे मान लीजिए एग्जेम्प्टेड आइटम है, चावल दाल गेहूं जो खुला आइटम बेचते हैं या दूध अंडा, उसकी बिल बनाते हैं तो वो निकलेगा बिल ऑफ सप्लाई। इसका अर्थ यह है कि कोई भी आइटम टैक्सेबल है, कोई भी आइटम टैक्सेबल है, तो उसका जो इनवाइस निकलेगा उस पर टॉप में लिखा रहेगा टैक्स इनवाइस, लिखा होना जरूरी है। और कोई भी आइटम टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्टेड है, तो वो उस पर लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई, अपने आप लिखा रहेगा। अब एग्जेम्प्टेड आइटम क्या होते हैं? एग्जेम्प्टेड आइटम का मतलब है कि ऐसा कोई भी आइटम जो गवर्नमेंट ने बोला तो है कि GST के दायरे में है, बट उस पर GST ले रही है 0%। एग्जाम्पल, आप अगर दूध खरीदते हैं तो उस पर 0% है। अगर आप सब्जी मंडी से सब्जी खरीदते हैं तो 0%। ऐसे खुला आटा, एक पाव, आधा किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो कट्टे वाला खरीदते हैं, मतलब खुला वाला, तो उसमें 0% है। ऐसे चावल अगर खुला वाला खरीदते हैं तो 0% है। ऐसे की बिलिंग होती है तो आपकी बिल ऑफ सप्लाई निकलेगा इनवाइस से। लेकिन अगर वही परसेंटेज वाला कोई है, 5%, 12%, तो वो इनवाइस कहलाएगा टैक्स इनवाइस, टॉप में लिखा रहेगा। जब हम इनवाइस बनाएंगे ना, आगे सेल की इनवाइस बहुत सारा बनाएंगे, तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि टैक्स इनवाइस किस तरह से निकलता है। ठीक है, चलिए एक बार दिखाई देते हैं, जब यहाँ पर है तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। जैसे अभी मॉर्निंग में चल रहा है, क्लासेस 10:30 के चल रही हैं, तो उसमें काफ़ी एंट्रियां हुई हैं। तो उसके हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर वाला। इसके अंदर बहुत सारे एंट्रियां हो रखी है। तो छटनी करने का तरीका क्या होता है टैली के अंदर, कि डेबुक में घुसते हैं, डेबुक में घुसने के बाद F2 स्पेस एंटर कर लिया, यहाँ पर दबाया, F4 दबाया। F4 दबाने के बाद यहाँ पर हम सेल्स दबा देते हैं। तो उससे क्या होता है, सारे सेल आपकी छट जाती है सामने। अब ये देखना है कि कौन सा टैक्सेबल आइटम बिक रहा है, इसको देखने के लिए आप F12 प्रेस करिएगा। और F12 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर डिटेल्स खोल लीजिए यहाँ से, और डिटेल्स के ऑप्शन में इन्वेंट्री को ऑप्शन को ऑन कर लें यहाँ से। इससे ये पता लग जाएगा कि आइटम कौन सा है, तो उसके हिसाब से मैं खोलना आसान होगा। जैसा देख देख सकते हैं कि इस आइटम में LED टीवी बिक रही है, तो इसको हम खोलते हैं। इसमें बैटरी और LED टीवी है जो कि परसेंटेज लगा हुआ है। अगर इस बिल को हम निकालते हैं, ऑल्ट पी करके, ऑल्ट पी किया, एंटर किया, आई बटन से व्यू देखते हैं, तो अपने आप देखिएगा टॉप में कि दिख जाएगा टैक्स इनवॉइस। बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। उसी तरीके से कोई भी दूसरा आइटम लेंगे तो भी इस तरह से दिखेगा। बट कोई एग्जेम्प्टेड आइटम लेता हूँ, एग्जेम्प्टेड मतलब जो जैसे चावल दाल गेहूं वाली, तो आइटम जरा देखिएगा जो कि 0% का आइटम लगा हो, एग्जेम्प्टेड आइटम। ये देखिए, ये मिल गया, यहाँ देख रहा हूँ। ये एक तो एक्सपोर्ट है। चलिए मैं नॉर्मल इंडिया में बात करते हैं। एक्सपोर्ट सेल्स नहीं लगा रहे हैं, नॉर्मल लगा रहे हैं। देखिए लोकल सेल है, ये देखिए ए लिमिटेड एक लोकल सेल है। लोकल अगर पार्टी है, ये वाले देखिए डेटर है जो कि दिल्ली के अंदर है। अब इसको अगर मैं बिल रेज कर रहा हूँ राइस चावल, और इसका बिल निकालता हूँ ऑल्ट पी करके, तो देखिएगा ऊपर में लिखा है बिल ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिकल। लेकिन अगर कोई बिल मिक्स होके आ रहा है, मतलब एक ही आइटम के ऊपर टैक्सेबल भी है और एक ही आइटम के ऊपर, मतलब एक ही बिल के ऊपर राइस भी है, मतलब एग्जेम्प्टेड भी है, तो भाई टैक्सेबल आइटम तो है ना, टैक्सेबल आइटम है, तो निकलेगा आपको टैक्स इनवाइस। तो डेफिनेशन सिंपल हो गया कि अगर कोई भी इनवाइस जिसके ऊपर टैक्सेबल आइटम सेल की जा रही है, तो वो निकलेगा टैक्स इनवाइस। और कोई भी बिल इनवाइस जिसके ऊपर एग्जेम्प्टेड आइटम सेल की जा रही है, तो वो निकलेगा बिल ऑफ सप्लाई। डन। और कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। सीट नंबर 7 पे चलते हैं। सीट नंबर 7 पर हम आपको अपने पार्टी का कुछ GST नंबर दे रखा है, मतलब कुछ पार्टियों को दे रखा है। ये हम यूज करेंगे जब हम आगे बात काम करेंगे, तो ये सब ओरिजिनल GST नंबर है। हो सकता है किसी का कैंसिल हो, बात अलग है, बट है ओरिजिनल सबकी। ठीक, यहाँ पर आइए। जैसे आप देख सकते हैं GST नंबर में
कि आप, जैसे मैं कल बताया था कि 09 कहाँ का है जीएसटी नंबर? यूपी का है। यूपी का है, और किस प्रकार का फर्म आ रहा नजर है यहाँ पर? प्रोप्राइटर फर्म, क्योंकि पी है ना। और ये कि यूपी में पहली नंबर लिया है कि दूसरे नंबर लिया है? पहला नंबर लिया। आपको क्या लग रहा है इसमें पहले नंबर दूसरे नंबर है? दूसरा नंबर, क्योंकि 2 देख रहे हैं, है ना। यहाँ सेकंड देख रहे हैं, तो ऐसा करके देख सकते हैं। चलिए शीट नंबर 8 पे आते हैं। शीट नंबर 8 जो आपके लिए बहुत ज्यादा मेन है आपका इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे सभी शीट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं छटनी करके ही पढ़ा रहा हूँ, अचड़ा कचड़ा इसमें डाला ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए बेसिक जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के बारे में थोड़ा बताते हैं, जिससे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले आप बता दें कि इंटरव्यू के अंदर यह पूछते हैं कि अगर मैं आपको जीएसटी से संबंधित अकाउंटेंट बना के रखता हूं, तो आपका काम क्या होगा। यानी वो शब्दों में, दूसरे शब्दों में पूछना चाह रहे हैं कि जीएसटी कंप्लायंसेस में आप क्या चेक करोगे। अब कंप्लायंसेस शब्द लगा दिया आपने इंटरव्यू के अंदर। कंप्लायंसेस का मतलब होता है कि रूल, जीएसटी के रूल के अंतर्गत आप क्या देखोगे। तो वो थोड़ा टेक्निकल भाषा में बात किया कि जीएसटी कंप्लायंसेस में आप हमारे यहाँ क्या देखिएगा। तो सबसे पहले बताइएगा कि जीएसटी कंप्लायंसेस में मैं देखूंगा कि आपकी कंपनी के पास जीएसटी नंबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो अप्लाई करवाएंगे, अगर है तो अच्छी बात है। इसके बाद यह देखूंगा कि जो इनवाइस रेज की जा रही है हमारे यहाँ से आपके यहाँ से, वो प्रॉपर इनवाइस रेज हो रही है कि नहीं हो रही, मतलब बिल पर जो जीएसटी लगाना चाहिए ढंग का, वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे टैक्स इनवाइस, बिल ऑफ सप्लाई, कुछ और बातें भी जो आगे सीखेंगे। फिर जब ये बात हो गया, तो टैली के अंदर या जो भी सॉफ्टवेयर आपके यहाँ यूज करते होंगे, टैली बीजी मार्क यूज कर रहे होंगे, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से परचेज की, खर्चे की, सेल की एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये सब हम इसको देखेंगे। उसके बाद जब ये सेल की एंट्री हम चेक कर लेंगे या करेंगे खुद से, इसके बाद गवर्नमेंट को हम सबमिट करेंगे इस परचेज, सेल और एक्सपेंसेस की डिटेल्स। उसको बोलते हैं जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करना। तो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का मतलब है डिटेल्स ऑफ परचेज, जो यहाँ से खरीदी गई है, हमने सामान खरीदा, कुछ खर्चे किए हैं, और जो हमने सेल किया, गुड्स को सेल किया, सर्विस को सेल किया, इनकी डिटेल्स बना करके सबमिट करना है गवर्नमेंट को। वो भी विद इन टाइम, विद इन ड्यू डेट। वो टाइम क्या है जो आगे हम बात करेंगे, बट विद इन ड्यू डेट सबमिट करेंगे। और विद इन ड्यू डेट सबमिट करेंगे, उसमें अगर कोई टैक्स जीएसटी भरना है, सरकार को मुझे देना होगा, तो पहले जीएसटी भरेंगे, उसके बाद डिटेल्स देंगे। तो ये हमारा 4 काम होगा। पहले हम जीएसटी नंबर चेक करेंगे आपकी कंपनी का, उसके बाद देखेंगे प्रॉपर इनवाइसिंग हो रही है कि नहीं हो रही विद जीएसटी के साथ, और उसके बाद टैली के अंदर एंट्री ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके बाद मैं रिटर्न फाइलिंग चेक करूंगा, या रिटर्न फाइलिंग करेंगे हम कि प्रॉपर तरीके से जीएसटी रिटर्न जा रही है कि नहीं जा रही। ये 4 काम। एक्सपेंस का मतलब रेंट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गई, जो भी एक्सपेंसेस आपकी कंपनी में है वो, बिल्कुल। क्योंकि जब आपका रेंट आएगा, रेंट जब आप पे करोगे, तो रेंट के बिल के ऊपर जीएसटी लगा रहता है, ठीक, उसका आईटीसी मिलेगा आपको। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यूज करेंगे तो उसका बिल आएगा, तो उसके ऊपर जीएसटी लगा रहेगा उसका। ना, पक्का बिल लो ना। जब आईटीसी लेने ही है तो पक्का बिल लो। कच्चे बिल का तो वैसे भी दिक्कत है। और रेंट की बात करोगे तो कच्चा बिल चलता ही नहीं है, क्योंकि आप टीडीएस काटोगे भाई, सिंपल सी बात है। तो प्रॉपर पक्का बिल लीजिए। जैसे कोई मान लीजिए कोई एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्टर का बिल आया, वो एक्सपेंसेस हमारे लिए, तो ऐसे बिल है तो वो जीएसटी लगा कर आ सकते। तो मतलब जो भी एक्सपेंसेस हमारे यहाँ हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके मशीन लगा है, मशीन के मेंटेनेंस खर्चा चल रही है, कोई बनाने आया, तो उसका भी बिल आएगा, तो पक्का बिल आएगा। तो ऐसे करके जो भी पक्का बिल आ रहा है या कच्चा बिल आ रहा है, उस फर्क नहीं पड़ता है। जीएसटी लगा हुआ है तो उसका आईटीसी लो, और जीएसटी लगा हुआ है तो सिंपल पक्का बिल है। कच्चा का तो समझ में नहीं आ रहा ना, एक चीजें। तो वो सारे एक्सपेंसेस के बिल आपके उसमें टैली के अंदर जाने चाहिए, सॉफ्टवेयर के अंदर जाना चाहिए, और उस पर जीएसटी अगर लगा हुआ है तो उसका इनपुट भी हम क्रेडिट लेंगे। ये सब प्रॉपर तरीके से हम लोग चेक करेंगे इस। हाँ, हाँ बिल्कुल, टेलीफोन का बिल का अगर ना लो ना, जम के लो, हमें क्या, थोड़ा थोड़ा करके समंदर भर जाएगा। बैंक चार्जेस बहुत ही कम होते हैं, लो ना। जहां जहां इनपुट मिलता है लेते रहो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक। तो इनपुट तो तभी ले पाएंगे जब एंट्री थोड़ा ढंग से करें, ठीक। तो यही हमारा काम है, जो कि जीएसटी के अंतर्गत एक अकाउंटेंट करता है प्रॉपर तरीके से, कि मतलब बिलिंग चेक करना, एंट्री पास करना, रिटर्न बनाना, ये काम है। अब रिटर्न में 2 रिटर्न जाती है डिटेल्स में। एक सेल की डिटेल्स अलग भेजना पड़ता है। सेल की डिटेल्स को बोलते हैं जीएसटी R1। मतलब महीने में जितनी सेल होगी उनकी रिपोर्ट अलग जाती है, जिसको बोलते हैं जीएसटी R1 में फाइल करना। और एक्सपेंसेस, परचेज और सेल, तीनों को मिक्स करके एक सबमिट और रिटर्न करते हैं, जिसका नाम है 3B।
जिसमें सबमिट समरी ऑफ द परचेज एक्सपेंसेस ऑन सेल, तीनों को मिला के हम उसको समरी बना के देते हैं GSTR 3B में। और R1 में देते हैं केवल सेल की समरी बना करके। ठीक। और जो हमारे पास परचेज का बिल आता है उसकी रिकंसलेशन की जाती है। रिकंसलेशन क्या है ये अभी फिलहाल बाद की बात रखिएगा। फिलहाल अभी जो बोल्ड बोल्ड लिखा हुआ R1 और 3B, इस पर तो ध्यान दीजिए। यानी जो हम सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सर्विसेज या गुड्स बेच रहे हैं, उनकी सबमिट करेंगे R1 के अंदर, और जो एक्सपेंसेस परचेज और सेल किया है उसको सबमिट करेंगे GSTR 3B के अंतर्गत। तो दोनों की ड्यू डेट भी अलग अलग है सबमिट करने का। तो अब चलते हैं उस ड्यू डेट के ऊपर। ड्यू डेट जनवरी 1 2021 से कुछ नया बदलाव आ चुका है। उसके पहले कुछ और था। उसके पहले की चीज कौन पढ़ता है? हम जनवरी 21 से जो आ रहा है उसको पढ़ते हैं। पहले समझते हैं कि GSTR1 की ड्यू डेट फाइल करने की क्या होता है। GSTR1 में सेल की फिगर जा रही है, मतलब सेल डिटेल जा रही है, तो उसका टाइमिंग है हर महीने की अगले 11 तारीख के अंदर अंदर। इसका अर्थ है कि एक महीना, जैसे अभी नवंबर चल रहा है, 3 नवंबर चल रहा है, तो इसके पहले अक्टूबर गुजर गया, तो अक्टूबर महीने की जितनी भी टोटल सेल होगी उसको इस महीने के 11 से पहले पहले हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा GSTR1 में। लेकिन ये सिर्फ मंथली उनके लिए बनाया गया है, उन डीलर के लिए, उन बिजनेसमैन के लिए जिनका सालाना टर्नओवर लास्ट ईयर का मतलब समझते हैं बात को। अगर मैं आज 3 नवंबर की बात कर रहे हैं, 2022 है, इसका मतलब है करंट ईयर चल रहा है हमारा 22-23, तो मैं कह रहा हूँ 21-22। 2021-22 में किसी डीलर की सालाना टर्नओवर सेल फिगर 5 करोड़ से अगर ऊपर रही थी, तब उसका इस पूरे साल में 22-23 में मंथली GSTR1 जाएगा, हर महीने खत्म होने के 11 तारीख के अंदर अंदर। टर्नओवर देखी जाएगी आपकी लास्ट ईयर की 21-22 की, लेकिन 21-22 को देखते हुए ही, टर्नओवर देखते हुए 5 करोड़ से अगर ऊपर है, तो इस पूरे साल एवरी मंथ जो हम सेल की डिटेल्स भेजेंगे वो हर महीने की अगले 11 तक हम उसको फाइल करेंगे। क्लियर? लेकिन जिसकी टर्नओवर लास्ट ईयर की 5 करोड़ से नीचे नीचे है, या 5 करोड़ तक भी है, या उससे नीचे है, थी, पहले थी, तो ऐसे में जो डीलर की जो R1 जाएगी, फाइल करेगा, वो दो चॉइस से फाइल करेगा। मंथली भी चॉइस कर सकता है और क्वार्टरली भी चॉइस कर सकता है। अगर मंथली चॉइस करता है जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे थी, तो मंथली फिर वही रहेगा आपका कि हर महीने की 11 तक फाइल करना होगा। लेकिन अगर आप क्वार्टरली चॉइस करते हैं, चॉइस वाली ऑप्शंस GST के पोर्टल पे मिल जाएगा। तो अगर मंथली चॉइस करते हैं तो आपको हर महीने की 11 तारीख फाइल करनी पड़ेगी, जैसे कि नॉर्मल पहले वाला केसेस में था। लेकिन अगर आप क्वार्टरली चॉइस करते हैं 3-3 महीने पे, तो आपको एवरी मंथ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सिंपल, अप्रैल, मई और जून पहले क्वार्टर खत्म होने दीजिए, टोटल सेल जितना होगा उसको 13 जुलाई तक आप इसको फाइल करो। 3 महीने बाद आपको 13 दिन के समय आपको मिलेगा, उसके अंदर अंदर आपको फाइल करनी है सेल की। क्वार्टर नंबर सेकेंड खत्म होने वाला है September 30 को, इसको फाइल करनी है 13 अक्टूबर से पहले पहले। 3 महीना खत्म होने दीजिए, उसके 13। ऐसी तीसरे क्वार्टर की जो दिसंबर एंड होने वाला है, 3 महीना थर्ड क्वार्टर की, उसकी 13 जनवरी के पहले पहले। और वैसे क्वार्टर नंबर 4 की जो एंड होने वाली है 31 मार्च की, उसकी 13 अप्रैल से पहले पहले फाइल होती है। अगर क्वार्टरली सिलेक्ट करता है तो ऐसे बंदा, ऐसे बिजनेसमैन जिनकी एनुअल टर्नओवर 21-22 की 5 करोड़ से नीचे था, तो इस पूरे साल में 22-23 में वो इस तरीके से क्वार्टरली रिटर्न अपना R1 फाइल कर सकता है। क्लियर? लेकिन GSTR 3B के लिए टाइमिंग क्या है, जरा उसको देखते हैं। GSTR 3B यानी सेल परचेज एक्सपेंसेस को मिलाकर जो रिपोर्टिंग करनी है, वो रिपोर्टिंग अगर वो डीलर जिनकी टर्नओवर लास्ट ईयर की यानी 21-22 की टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा थी, तो वो 20 तारीख के अंदर, महीने खत्म होने के 20 तारीख के अंदर अंदर फाइल करेगा। इसका मतलब यह है कि उनके लिए 11 तारीख का समय दिया गया था R1 के लिए, तो 3B के लिए आपकी 9 दिन का वक्त और एक्स्ट्रा मिलेगा। 20 तारीख के अंदर अंदर आपको GSTR 3B फाइल करना है। लेकिन जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे थी लास्ट ईयर में, 21-22 की बात करेंगे तो 22-23 में पूरी करंट ईयर के अंदर आप GSTR 3B आप दो ऑप्शन पे कर सकते हैं। अगर मंथली ऑप्शन चूज करते हैं तो सेम महीने की अगली 20 तारीख तक आपको फाइल करनी होगी, और अगर आपने क्वार्टरली चूज करते हैं
तो पहले आप देखिए कि कंट्री के, इंडिया के, जो इंडिया देश है उसमें किस ओर रहते हैं, साउथ में रहते हैं या नॉर्थ में रहते हैं, यानी आपकी कंपनी साउथ की है या नॉर्थ की है। अगर आपकी कंपनी साउथ इंडिया में है तो आपको एवरी 3 महीने, क्वार्टर खत्म होने के बाद 22 दिन के अंदर अंदर फाइल करना है GSTR 3B। और अगर आप इधर नॉर्थ में हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे, तो ऐसे में 3 महीने खत्म होने के बाद 24 दिन के अंदर अंदर आप GSTR 3 फाइल करेंगे, अगर क्वार्टरली सिलेक्ट किया है तो। अगर आपने मंथली ही कर लिया है तो फिर साउथ हो या नॉर्थ हो फर्क नहीं पड़ता है, आपकी हर महीने की 20 तारीख के अंदर अंदर फाइल करनी होगी। कुछ क्लियर हुआ बात ना? हाँ, चलिए, तो एक खेलते हैं खेला, आइए। के हाँ, जी, किसकी? डीलर की टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होगी, 5 करोड़ टर्नओवर से ऊपर होगी। किस साल की है? लास्ट ईयर की। सिंपल, लास्ट ईयर की देखना होगा आपको टर्नओवर। तो ऊपर होगा तो बताइए भाई कौन सा जाएगा R1 में? सिंपल, मंथली। मंथली, और तो कोई चॉइस ही नहीं उसके पास। टर्नओवर अगर ऊपर चला गया तो कोई चॉइस नहीं है महीने के अलावा, सिर्फ मंथली अगले 5 को, अगले 11 को। और डाउन है तो दो ऑप्शन है, डाउन दो ऑप्शन है, कि ऑप्शन नंबर 1 या तो मंथली, ऑप्शन नंबर 2 या तो क्वार्टरली। फिर ठीक है, R1 की बात करेंगे। 3B की बात करेंगे तो ऊपर वाले के लिए अगले महीने का 20, डाउन है तो दो ऑप्शन, या तो मंथली तो फिर ये रहेगा, क्वार्टरली तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किधर है। साउथ में है तो 22 क्वार्टरली इनका, अदरवाइज। चलिए शुरू करते हैं। यह मान के चल रहे हैं केस 1। ए लिमिटेड एक कंपनी है दिल्ली में, उसकी एनुअल टर्नओवर थी, हैड एनुअल टर्नओवर ₹6 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। 2021-22 में उसकी टर्नओवर थी 6 करोड़ रुपया। तो आपको इस पूरे साल फाइनेंशियल ईयर 22-23 की ड्यू डेट बतानी है कि कितनी होगी। अप्रैल है, मई है, ऐसे करके बीच महीना का हम दिया नहीं, मार्च है। अप्रैल की 2022 की समझिए 6 करोड़ से टर्नओवर ऊपर है ना? सॉरी, ये मतलब 6 करोड़ है तो 5 करोड़ टर्नओवर से ऊपर है। तो GSTR 1 अप्रैल की कब तक जाएगी? 11 मई 2022 को जाएगी। और GSTR 3 भी कब जाएगी? 20 मई 2022 को जाएगी। और अब रही बात GST की पेमेंट की, कि गवर्नमेंट कहती है पेमेंट भी तो करो, GST बनता है तो पेमेंट करने की तारीख GSTR 3 में ही होती है। इसका मतलब है GSTR 3 फाइल करते हैं उसके पहले पेमेंट चली जानी चाहिए। इसका अर्थ है कि पेमेंट की डेट भी सेम रहेगी, 20 मई। सेल के वक्त पेमेंट नहीं देना पड़ता है, बल्कि GSTR 3 के वक्त पेमेंट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। तो डेट हो गई 20 मई की। मई की R1 कब फाइल होगी? 11 जून 2022। और GSTR 3 भी 20 जून 2022, और पेमेंट सेम 20 जून 2022 चलेगी। अगर हम मार्च की बात करते हैं तो मार्च की हम थोड़ा सा देख लें कि किस तरह से क्या चलेगा। तो मार्च 2023 अभी आया नहीं है, आने वाला है, लेकिन R1 जाएगी तो कैसे जाएगी? 11, हाँ हाँ, मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूँ। अप्रैल में जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ कोई मार्च और फरवरी का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो हम स्मूथ बना दिया। तो 11 अप्रैल 2022 को जाएगी। और ये कब जाएगी? हाँ, 23 23 होगा यहाँ पर, 23 23 जाएगी। और ये कब जाएगी? 20 4 2023 को जाएगी। और पेमेंट भी 20 4। तो क्लियर हो गया उनके लिए जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर रहा है। केस नंबर 2, बी लिमिटेड है जिनकी एनुअल टर्नओवर 4 करोड़ से, नहीं 4 करोड़ है, मतलब 4 करोड़ ही दिया है मैंने, 4 करोड़ था, इसका मतलब 5 करोड़ से नीचे है। ये 2021-22 की टर्नओवर थी, उसने ऑप्ट कर लिया, चॉइस लगा लिया कि भाई यार मुझे तो मंथली करनी है। तो इस 22-23 में उसकी क्या हालत होगी? उसने चॉइस किया है मंथली,
टर्नओवर 4 करोड़ है, तो अप्रैल 22 और मई 22 23 की क्या है होगा? सेम रहेगी। तो मैं अगर कॉपी करूं यहाँ पेस्ट करूं तो फर्क नहीं पड़ता है, सेम रहेगी। ये भी आपका क्लियर है। नीचे चलते हैं, केस नंबर थर्ड। आइए, यहाँ पर केस नंबर थर्ड, बी लिमिटेड दिल्ली में कंपनी है जिनकी एनुअल टर्नओवर 4 करोड़ है। फाइनेंशियल 21-22 की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन उन्होंने ऑप्ट किया है QRMP स्कीम। अब QRMP स्कीम का मतलब होता है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। इस पॉइंट पे आते हैं जरा, अब इसके बाद की बात है। QRMP स्कीम, QRMP स्कीम एक स्कीम है जिसका नाम है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। यह 1 जनवरी 21 से आ चुका था। इस स्कीम का यह अर्थ है कि जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर अंदर है वही इस स्कीम को ले सकता है। पहली बात, इस स्कीम का मतलब क्या है? मतलब यह है कि GST-R1 और GST-R3 भी आपको रिटर्न क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करना है, मतलब 3-3 महीने में करना है। 3 महीने की तारीख ऑलरेडी मैं आप बता चुका हूँ कि R1 अगर फाइल करना है 3 महीने में तो आपकी 3 महीने खत्म होने के बाद 13 दिन के अंदर करना है। और अगर GST-R3 भी करनी है तो 3 महीने खत्म होने के आपको 22-24, वो डिपेंड करता है कि साउथ नॉर्थ में आप फाइल करेंगे। तो मतलब रिटर्न फाइलिंग करनी है क्वार्टरली आपको, R1 और 3 भी दोनों। लेकिन आपको GST पे करना है मंथली। मतलब अगर GST का हिसाब किताब बन रहा है तो भैया इंतजार नहीं होगा 3 महीने के बाद, चौथे महीने ना डिटेल्स भेजते रहो, वो आपकी इच्छा है। बट पेमेंट, GST की पेमेंट करनी पड़ेगी मंथली, महीने खत्म होने के 25 तारीख के अंदर अंदर। यानी घुमा फिरा के सरकार ने फालतू में कह दिया है कि 3 महीने के बाद करो। मुझे भी लगा बड़ा आराम शांति है, 3 महीना बाद ही कुछ करना होगा, यहाँ भी 3 महीने बाद। लेकिन फिर उठा के पटक दिया कि 25 को, नहीं 25 को करना ही है पेमेंट, तो हिसाब तो पहले निकालना पड़ेगा। यानी हर महीने टेंशन बना रहता है। तो अगर भाई QRMP स्कीम करोगे तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो अब ये समझ में आ रहा है, तो जरा चलते हैं इस पॉइंट के ऊपर, इसको क्लियर करते हैं। एक बात हो रही है IFF, इसको मैं फिलहाल कट कर रहा हूँ, इसको नजर नहीं रखना आपको। R1 3B पेमेंट, पहले इस पे ध्यान देते हैं जरा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कंपनी बी लिमिटेड कंपनी की टर्नओवर 4 करोड़ है, 21-22 की थी। उसने ऑप्ट किया QRMP स्कीम, मतलब समझ रहे हैं, R1 और 3B जाएगी क्वार्टरली, पेमेंट जाएगी मंथली, ऐसा वाला चॉइस किया। पूरे 22-23 में क्या होने वाला है R1 और 3B की डेट के साथ, तो बताइएगा जरा। अप्रैल 22 में R1 कब जाएगी? तारीख बताएं जरा। 13 मई 2022 हो जाएगी ना? और GST-3 भी कब जाएगी? मतलब हमें क्या, हम तो आप बोल रहे हो, हम लिख रहे हैं। तो मतलब अप्रैल 22 की R1 नहीं जाएगी? मतलब 13 मई गलत है ना कि सही है? गलत है, सिंपल सी बात है। R1 नहीं जाएगी भाई। R1 जब जाएगी ही तो फिर क्वार्टरली QRMP क्यों है? QRMP का मतलब है क्वार्टरली रिटर्न, रिटर्न क्वार्टरली फाइल होगी। तो इसका मतलब है अप्रैल महीने के सेल की R1 नहीं जाएगी। आपको अप्रैल मंथ का R1 अभी नहीं भेजना है। GST-R3 भी नहीं भेजना है, पेमेंट भी नहीं करना है। ये करना है, हाँ करना है ना, ये तो फंसा दिया। 25 मई तक करना है, 25 मई 2022 तक करना है। मतलब अप्रैल की जो सेल है और जो खर्चे वर्चे होंगे, GST का हिसाब किताब, हिसाब किताब बोले तो क्या करने का, आउटपुट माइनस इनपुट करने का। तो आउटपुट माइनस इनपुट जो कर रहे हैं ना, उस हिसाब से निकाल कर जो GST आएगा उसकी पेमेंट आपको करनी है 25 मई 2022 तक। समझ रहे ना ये चीजें? मई की बात करेंगे तो मई की रिटर्न R1 कब जाएगी? तो नहीं जाएगी। 3B नहीं जाएगी। पेमेंट जाएगी, कब जाएगी? 25 जून 2022 से जाएगी। जून महीना आ गया, जून महीने की R1 नहीं जाएगी। तो कब जाएगी? नहीं जाएगी या जाएगी? नहीं जाएगी। हाँ, पहला क्वार्टर तो खत्म हो गया यहाँ पर। पहले क्वार्टर तो खत्म हो गया ना, अप्रैल में जून, फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो गया। तो जुलाई में जाएगी।
अब जुलाई में जाएगी, उसमें सारे सेल डलेंगे, अप्रैल की सेल, मई की सेल और जून की सेल, तीनों महीने के सेल टोटल। इसको मैंने इसमें लिख चुका हूं, मैं कमेंट बॉक्स में लिख चुका हूं कि अप्रैल प्लस मई प्लस जून, तीनों मिला करके जो होता है सेल, वो जाएगी। कब तो जाएगी भाई? क्योंकि ये है आपकी R1, और R1 के लिए तो साउथ नॉर्थ का कुछ ठिकाना नहीं है, एक ही डेट है, 13 जून है ना, 13 जुलाई 2022 तो जाएगी। और GSTR 3 भी दिल्ली का है, देखिए कंपनी दिल्ली की है, तो कब जाएगी? 22 से 24। देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए जरा, अब जरा देखिए गौर से, ये साउथ की है या नॉर्थ की है? तो दिल्ली, दिल्ली किधर पड़ता है, साउथ या नॉर्थ? साउथ पड़ता है। साउथ दिल्ली नहीं है। इंडिया, इंडिया की बात करेंगे। नॉर्थ इंडिया में हम लोग है ना बैठे हुए, नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं, तो कौन सा डेट होगी? 24 तारीख होगी, ठीक। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी का ब्रांच इतना ज्यादा फैला हुआ है कि साउथ में भी है नॉर्थ में भी है, तो भैया साउथ का तुम करना टाइम अलग, नॉर्थ का अलग, दोनों टाइम अलग अलग जाएगा। और अगर पहले ही कर देते हो, मान लो 20 को करते हो, 22 को करते हो, तो 22 को तो इसमें भी तो हो सकता है ना। ये कह रहा है 24 तक होना चाहिए, तो 24 तक का क्या मतलब है? 22 में निपटारा करो दोनों, हो तो गया। इसके लिए लास्ट डेट हो गई, इसके लिए 2 दिन पहले हो गया, क्या फर्क पड़ता है? तो कर सकते हैं ना, ऐसा क्या। तो लेकिन दिल्ली में है, एक ही कंपनी दिल्ली में है, तो उस लिहाज से क्या होगा यहाँ पर? 24 जुलाई 2022। पेमेंट नहीं, देखिए पेमेंट एवरी मंथ जाती 25 को, लेकिन जिस महीने GSTR 3 भी जानी है ना, तो GSTR 3 भी के साथ जाएगा, उसके पहले पेमेंट हो जानी चाहिए। इसका मतलब है कि 24 को 3 भी है, तो भाई लास्ट डेट 24 ही रहेगा, उससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं ले सकते आप, ठीक। यानी पेमेंट आपको अप्रैल में जून के इकट्ठा ना करके, आपको सिर्फ जून जून का पेमेंट आपको करना है। वजह क्या है? अप्रैल की तो पेमेंट आपने 25 को कर ही दिया है, मई की पेमेंट आपने कर ही दिया है, जून की पेमेंट रह गई ना केवल। तो जून की पेमेंट 24 तारीख को कर दीजिए, उसके बाद 3 भर दीजिए, काम का। मान लीजिए थोड़ा 19-20 ऊपर का रह जाता है, तो आप, अरे बहुत उलझा दिया, मतलब घुमा फिरा के यही कहना चाह रहा है। मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है बना करके, और जो GST सरकार दोनों मिलकर, मोदी सरकार डांस कर रहा होगा, अब देखो पब्लिक नाचेगी, पब्लिक नाचेगी, यही हो रहा है। हाँ, आगे ना रास्ते पे, यही तो मैं कहना चाह रहा था। सरकार भी तो यही कह रही है कि आ जा भाई रास्ते पे, क्यों फालतू में इतना नियम पढ़ रहे हो, मंथली आ जाओ। जब सब कुछ करना ही है तो मंथली में तो कोई ठिकाना नहीं, बहुत सिंपल रास्ता है। R1 3 भी अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी ये खोलूंगा तो पता चलेगा पोर्ट रहा है अभी तो। हाँ, मतलब R1 3 भी सिंपल हो जाएगा, सिंपल अपना फंडा रहेगा, पेमेंट भी सिंपल सिंपल चलते रहेगी, डेटा भी मिसमैच रहेगा, 3 भी मतलब क्वार्टरली में। तो ये सब सिंपल है। आप R1 3 भी मंथली का मतलब भूल जाइए, टर्नओवर क्या है, टर्नओवर मालिक हो रही है, आपको R1 3 भी मंथली करते रहो। लेकिन अगर क्वार्टरली है तो भाई सीखना पड़ता है ना, तो उस हिसाब से डन। चलते हैं, अगले क्वार्टर में आ चुके हैं, सेकेंड क्वार्टर में। जुलाई 22 की कब जाएगी रिटर्न? नहीं जाएगी। 3 भी नहीं जाएगी। पेमेंट 25 तारीख को होगी, है ना, 25 अगस्त 2022। अगस्त की नहीं जाएगी, इसकी नहीं जाएगी, और इसके कब जाएगी? सितंबर, 25 सितंबर 2022 की जाएगी। सितंबर की R1 जाएगी 13/8 अक्टूबर, 13 अक्टूबर 2022, सितंबर के अक्टूबर में जाएगी ना, अक्टूबर। और 3 भी 24 अक्टूबर 2022 की जाएगी। और पेमेंट कब करेंगे? 24 को ही करना पड़ेगा, क्योंकि 3 भी टाइम है ना। तो अब 2 सेक्वेंस बना दिया, तो थर्ड भी हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा, पकड़ लेंगे डेट। तो डेट ये रहा। तो इस तरीके से डेट बनाई गई है आपकी, जिनके टर्नओवर 4 करोड़ से 5 करोड़ से नीचे नीचे है, उनके लिए, जो ऑप्ट करते हैं QRMP में, रिटर्न क्वार्टरली भेजना चाहते हैं वो, ठीक। अब थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो गया है। QRMP बनाने के बाद गवर्नमेंट ने सोचा, अब सोचिए क्या होगा, तो मैं अलग शीट पे आपको बताता हूँ। देखिए, एक B लिमिटेड है जिसने कि ऑप्ट किया है
QRMP स्कीम को, है ना। अब एक महीना मान लेते हैं अप्रैल 2022, इसने सेल किया, सेल टू, इस पार्टी ने सेल किया टू ए लिमिटेड को, सेल किया अप्रैल 2022 की में सेल किया ए लिमिटेड को। तब होगा क्या भाई, बी लिमिटेड QRMP स्कीम में है, इस सेल को कब दिखाएगा, सेल की दिखाने का टाइमिंग आएगा अप्रैल में भी नहीं, मई में भी नहीं, जून में भी नहीं, जुलाई में जाकर के, यानी जुलाई में जाकर के इस सेल की फिगर को दिखेगी ए को, मतलब ए को दिखेगा कि अच्छा मेरा परचेज आ गया। समझ रहे हैं, क्योंकि अप्रैल 22 की बिल है, सेल किया ए को, तो सोचिए कि इस सेल की जो फिगर है वो बी लिमिटेड चढ़ाएगा पोर्टल पे 3 महीने बाद, क्योंकि स्कीम है QRMP स्कीम है, तो अप्रैल में नहीं चढ़ेगा, मई में नहीं चढ़ेगा, जून में चढ़ेगा, जुलाई में चढ़ेगा। अब होता क्या है, जब तक इस पोर्टल के ऊपर बायर के, जैसे ए लिमिटेड हमारा बायर है, तो जब तक बायर को परचेज नहीं दिखता है अपने पोर्टल पे, जब तक वो इनपुट माइनस नहीं करता, मतलब जब अपना हिसाब निकालेगा वो, तो आउटपुट माइनस इनपुट वो नहीं कर पाएगा। अब इनपुट माइनस नहीं करेगा तो इसका अर्थ यह है कि जो सेल सेल कर रहा है सिर्फ वही पेमेंट करते जाएगा सरकार को, और इनपुट आने का इंतजार करेगा, जो कि 3 महीने बाद आने वाला है। ऐसे में ए लिमिटेड अब मई महीने में 11 तारीख के बाद गुस्सा हो जाता है, कहता है यार मेरा तो पोर्टल पे तुम्हारा परचेज नहीं आ रहा। कहता कैसे आएगा भाई, नहीं आएगा। बोला क्यों नहीं आएगा, कहता मेरी ना QRMP स्कीम है, तो जुलाई में आएगा। अच्छा जुलाई में आएगा तो ठीक है, पेमेंट जुलाई में लेना। तो उसने बोल दिया पेमेंट तुम जुलाई में लेना, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो यार, पेमेंट तो दे दो ना भाई, अप्रैल की सेल है, तुम जुलाई में पेमेंट करोगे। तो बोला तुम भी तो दे रहे हो परचेज तुम जुलाई में, मुझे तो नुकसान हो रहा है इनपुट का, तो पेमेंट ले लेना जुलाई में, क्या फर्क पड़ता है। बोला हम क्या करें, मेरा तो QRMP स्कीम हम डाल ही नहीं सकते इसके अंदर। तो ये शुरू शुरू जब नियम बना QRMP के, तो ये समस्या आने लगी। अब ऐसे डीलर फंस गए इसमें, ऐसे स्कीम आकर के, बोला कि हम तो सेल, भाई QRMP स्कीम ले लिया, उसके बाद हम जब भी सेल करते हैं 3 महीने बाद दिखाना पड़ता है। सामने वाला जो बायर है वो मेरा पैसा अटका देता है, कहता है कि नहीं पेमेंट अभी नहीं देंगे। तब गवर्नमेंट ने एक और उसमें पोर्टल में डाल दिया, उनके लिए डाला जो QRMP स्कीम वाले हैं, उनको उस पोर्टल पे डाल दिया, जिसका नाम रखा IFF, इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म मैं शीट नंबर 8 पे दिखा रहा हूँ आपको। देखिएगा इसका नाम दिया है IFF, इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटीज। बोला कि अगर आपको दिक्कत हो रहा है, महसूस हो रहा है, जैसे बी लिमिटेड को दिक्कत हो रही है कि ए लिमिटेड को जो माल बेचते हैं वो 3 महीने बाद आप दिखाते हो सेल, तो उसको R1 की तरह हर महीने R1 की तरह IFF में वो इनवाइस डाल दो, सेल डाल दो। मतलब फिर उसने उठा पटक करके पता नहीं क्या करती, मतलब बी लिमिटेड अपने सेल बिल को अपनी इच्छा से, सुनिए, तो मैं कह रहा था कि अगर कोई कंपनी है, कोई फर्म है जो QRMP स्कीम में है, और मान लीजिए अप्रैल महीने की कोई सेल उसने करा किसी अपने बायर को, तो इस सेल की डिटेल्स वो डालेगा क्वार्टरली 3 महीने बाद, और 3 महीने बाद आने वाला है जून के बाद डालेगा, तो जुलाई में डालेगा, जुलाई में डालेगा सेल की बिल, तो जा करके उस बायर को दिखेगा अपना परचेज। जब परचेज दिखेगा तो उस तब वो अपने आउटपुट में से इनपुट को, इस इनपुट को माइनस कर सकता है। तो इसके लिए इंतजार करना पड़ता है 3 महीने। ऐसे में ये ए लिमिटेड इस बंदे की पेमेंट रोक देता है, इस कंपनी की पेमेंट रोक देता है कि भैया तुम्हारा परचेज नहीं दिख रहा है, तो हम तुम्हें पेमेंट भी 3 महीने बाद करेंगे। बड़ा मुश्किल हो गया। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने इसको बी लिमिटेड के पोर्टल पे, यानी जो QRMP स्कीम को अडॉप्ट करते हैं उनकी पोर्टल पे एक बटन डाल दिया IFF का, जैसे IFF का ऑप्शनल बटन डाल दिया कि आप चाहो तो ऐसे ऐसे अपने बायर, जो बायर आपको परेशान करता है, उस सभी बायर का आप बिल डाल सकते हो। आपकी इच्छा है, आपके अगर लग रहा है कि 50 बिल कटे हैं महीने में और 10 पार्टी परेशान करती है, तो 10 ही का आप डालो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बिल डल जाएंगे IFF में, वो फिर अगेन R1 में नहीं डलेंगे। तो IFF कुछ नहीं है, बल्कि R1 का छोटा भाई है। तो अगर लग रहा है कि R1 तो बहुत दिन बाद आने वाला है, 3 महीने बाद आने वाला है,
तो कुछ पार्टियों का मैं बिल डाल देता हूँ, सेल बिल डाल देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ, तो आप आईएफएफ में डाल सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है। गवर्नमेंट ने बोला कि आपकी इच्छा है, हम आपको जबरदस्ती को टाइम फिक्स नहीं कर रहे हैं कि आपको डालना ही है, लेकिन डालना है तो डाल सकते हैं। डालने से क्या फायदा होगा, जैसे ही आईएफएफ में डल जाएगा तो ये इनपुट उसको मिलने लगेगा, दिखने लगेगा ए लिमिटेड को, महीने 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 का इनपुट दिखने लगेगा। महीने महीने के इनपुट दिखने से क्या होगा कि वो उसको आउटपुट में से अपने इनपुट को माइनस कर सकता है, तो पेमेंट आपकी अटकेगी नहीं। तो घुमा फिरा के बात ये हो गई कि अगर आप बी टू बी सेल करते हो, यानी कोई कंपनी अगर बी टू बी सेल करती है, बिजनेस टू बिजनेस सेल करती है, तो भाई तो आईएफएफ के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, मंथली ले लो ना रिटर्न। मंथली तो करना ही पड़ रहा है, आईएफएफ करो, आर1 करो, तो ये और पेचीदा बनता चला गया। लेकिन हाँ, जिनकी बी टू सी की बिजनेस है, जैसे मान लीजिए पूरे दुकान देख रहे होंगे कि ये कपड़ों का दुकान से भरा पड़ा है यहाँ पर, तो सोचिए यहाँ पर क्या है कि बी टू सी ज्यादातर है। अब बी टू सी में क्या है, कोई कस्टमर शोर तो नहीं मचाएगा कि मेरा इनपुट नहीं दिख रहा है, अरे तुम्हारा क्यों देगा, तुम थोड़े ना पोर्टल तुम्हारा है। तो ऐसे केसेस में तुम क्यूआरएमपी स्कीम तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि आईएफएफ का भी चक्कर लगेगा नहीं। लेकिन जिनकी आईएफएफ का चक्कर लग ही रहा है 10-15 बिल के लिए, तो उससे बेटर है कि मंथली लो और मंथली करके अपना मंथली सब करते रहो। ठीक। तो लेकिन आईएफएफ अगर फाइल करना ही है तो आईएफएफ का टाइम दे दिया उन्होंने। आईएफएफ का टाइम दिया, हर महीने की 13 तारीख के अंदर अंदर फाइल करना जरूरी होगा। अगर आपने 13 तारीख के अंदर फाइल नहीं किया तो इस महीने की आईएफएफ क्लोज हो जाती है, ब्लॉक हो जाता है, नहीं कर सकते आप, बंद हो जाता है। ये मैं आपको पोर्टल पे चल के दिखाऊंगा बाद में कि किस तरीके से ये शो करता है। तो 13 तारीख तक खुला है पोर्टल, इसके बाद आईएफएफ की, उसके बाद आईएफएफ बंद हो जाता है। अच्छा, बिल रह गया तो कोई बात नहीं, अगले महीना फिर पोर्टल पे आईएफएफ आएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा आईएफएफ, उसमें डाल देना। अगर आपका पिछले मंथ का बिल रह गया है तो उसको डाल देना अगले महीने की आईएफएफ वाले में। अच्छा, उसमें भी रह गया, अच्छा तो कोई बात नहीं, अगले महीने की आर1 आ रहा है उसमें डाल देना, क्योंकि 2 महीने आईएफएफ दिखेगा और तीसरा महीने दिखेगा आर1 दिखेगा। समझ रहे हैं? तो आईएफएफ की टाइमिंग वही 13 तारीख, महीने के 13 13, और आर1 की टाइम तो जानते ही हैं, तो इसके हिसाब से फाइल करना पड़ेगा। इन दिस सेल बिल में एंटर, आप सेल बिल एंटर करेंगे, वो भी बी वाला, जैसे कि जीएसटी आर1 होता था उसी तरीके से फाइल करेंगे, बट इनका फिक्स टाइम है 13 तारीख का। तो चलिए इसके ऊपर ड्यू डेट को फिर से थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। देखिए, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि क्यूआरएमपी स्कीम वाले हैं, ये सब है। अब अप्रैल महीने की, अब आईएफएफ को मैं ओपन कर देता हूँ, मतलब पोर्टल पे आईएफएफ है। तो अप्रैल महीने की अगर ये कंपनी बी लिमिटेड कंपनी चाहती है आईएफएफ डालने के लिए, तो कब डालेगी, 13 तारीख को, यानी 13 मई 2022 को डालेगी। मान लीजिए जो बिल डालना चाहते डालें। आर1 जाएगी क्या, नहीं जाएगी। फिर भी जाएगी, नहीं जाएगी, पेमेंट वैसे 25 तारीख को रहेगी। मई की डालना चाहता है आईएफएफ तो कब डालेगा, 13 जून 2022 को। आर1 नहीं जाएगी, फिर भी नहीं जाएगी, 25 जून को पेमेंट हो जाएगी। क्या जून की आईएफएफ कब डालेगा, नहीं जाएगी, यानी आईएफएफ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अब आ गया आर1। तो अगर यहाँ से कोई बिल रह गया है डलने के लिए, जो यहाँ पर ना डाला, यहाँ ना डाला, तो वो बिल यहाँ डालेंगे। अप्रैल का सीधा जून में डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑप्शनल है ना, ये तो ऑप्शनल है, डालने के लिए तो बना ही नहीं है, लेकिन आपकी बायर के हिसाब से परेशान करता है, इस वजह से सरकार ने दे दिया। आईएफएफ में जैसे मान लीजिए हर महीने के आईएफएफ में सारा डाल दिया, मई का सारा डाल दिया, तो अब आर1 में डालना क्या रह गया, ओनली जून डाल रह गया, तो केवल जून डालो। हाँ हाँ, वो मेमोरी में, हाँ आर1 में सारे खुल जाएंगे, टोटल मिला के दिखा देगा कि आई बिल्कुल कि आपने पहले आईएफएम में कितना डाला था, मेमोरी कितना डाला था, जोड़ के दिखा देगा। आपकी अकाउंटिंग से मैच कर लीजिए, दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो बचा खुचा जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर पहले डाल चुके हैं तो दोबारा मत डालिए, यानी एक इनवाइसेस 2 बार नहीं डालिए। सॉफ्टवेयर लेता भी नहीं है, दिक्कत करेगा। इनवाइस नंबर सेम है और 2 बार डालोगे तो नहीं लेगा, एक्सेस नहीं करता, बचा देगा आपको, बट ठीक है, एक जानकारी के लिए जरूरी है करने का। अब पेमेंट भी 24 तारीख को जा रही है, मतलब देख रहे हैं जुलाई 22 तारीख की, अगर जुलाई 2022 की बात करूं तो आईएफएफ कब जाएगी, 13 अगस्त 2022। अगर 13 अगस्त को फाइल नहीं कर पाए तो क्या 14 कर पाएंगे क्या, तो आंसर है नहीं, पोर्टल पे वो बंद हो जाता है, बिल्कुल देवी जी का पट है, बंद, खुलेगा नहीं है।
खुलता है ये 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक बस। हाँ, और खुलता है क्या, ये खुला रहता है, मतलब 1 तारीख 13 तारीख के बीच में आप डालते रहो आराम से, है ना। अगस्त 2022 की कब जाएगी, 13 सितंबर 2022, और सितंबर की आईएफएफ नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि R1 आ चुका है ना, तो उसमें डल जाएगा। अब रही बात, जैसा आपने क्वेश्चन एनालाइज किया कि आईएफएफ खुलता कब है, इसका टाइमिंग क्या है, तो सुनिए, अभी क्या है, 3 नवंबर। अगर आपको आईएफएफ डालना है तो कौन से महीने का आईएफएफ डालेंगे आप, लास्ट का डालेंगे, अक्टूबर का डालेंगे, तो अक्टूबर का नवंबर में यानी 13 तारीख तक खुला रहेगा, खुला रहेगा। और नवंबर महीने का कब जाएगा, दिसंबर 13, लेकिन नवंबर महीने का भी खुला रहेगा। हाँ, मतलब अक्टूबर का तो डालने का टाइम है ही अभी तक, और नवंबर का महीने में क्लिक करोगे ना, तो मैं कल क्लिक कर दिखाऊंगा पोर्टल पे चल करके कि नवंबर महीने का भी ओपन है। ओपन क्यों है, वो इसलिए कहती है आराम से 1 तारीख को बिल करो, डाल दो, 2 को बिल करो, डाल दो, 3 बिल करो, डाल दो, तुम्हारा काम कम होता चला जाएगा। नहीं हो सकता ना, ऐसे कैसे हो सकता है, अगर नवंबर का अक्टूबर में डालोगे तो डेट पकड़ेगा ही नहीं पहले। आप जैसे अक्टूबर में क्लिक करिएगा नवंबर की डेट डाल करके, तो सीधा मना कर देगा कि बिलो डेट है या अबव डेट है, लेगा नहीं, समझ रहे, हाँ। नवंबर में अक्टूबर का बिल डल जाएगा, वो आ जाएगा, क्योंकि वो तो आगे का आ जाएगा, पीछे नहीं आएगा, समझ रहे हैं, इसीलिए ओपन रहता है। ये कहता है कि अपना काम कम करते जाओ ना, सरकार ने बोला कि आप बिल डालते जाओ एक एक करके, डालते जाओ एक एक करके, काम कम होता चला जाएगा, आपकी इच्छा है। तो मतलब कहिए कि जैसे महीना ओपन होता है, जैसे नवंबर महीना ओपन हो गया, तो आईएफए भी ओपन हो जाता है, ठीक। अपडेट क्लियर है, ठीक। तो अपडेट क्लियर है ना, मतलब कंफ्यूजन तो उस तरह नहीं है ना। इंटरव्यू में भी इसका हथियार बना देते हैं। इंटरव्यू में भी देखो, उनको जिस कंपनी में जाइएगा 5 करोड़ टर्नओवर से ऊपर ही रहता है जनरली, लेकिन फिर भी इसको हथियार बनाते हैं कि आईएफएफ की जानकारी, R1 की जानकारी, 3B की पेमेंट की जानकारी, ये सब के बीच में ना थोड़ा सा सिर्फ छटनी करने के लिए, 5 कैंडिडेट को छटनी में एक कैंडिडेट को लेना है तो किसको लो, तो ये अब काम नहीं कराना है, फिर भी पूछ रहे हैं। काम कोई भी कर सकता है, लेकिन ये चक्कर है ना, पूछते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। तो पढ़ाई इसलिए तो अलग है ना। मान लीजिए कोई 4 साल से जीएसटी में काम कर रहा है, R1 फिर भी फाइल कर रहा है और मंथली कर रहा है, ठीक, और उस बंदे को अगर इंटरव्यू के अंदर पूछ बैठे आईएफएफ, तो कहेगा सर आईएफएफ शायद सुना तो है, वो देखिए दो अंतर है ना, अंतर है, क्योंकि वो चीजें वही वही कही ना, जैसे मान के लिए कोई कोई एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो गाड़ी बनाता है, तो उसकी नॉलेज भरपूर किताब से लिया गया है, फिर किताब पहले पढ़ा, उसके बाद वो प्रैक्टिस में आ गया, ठीक। अब एक उसके साथ लगा लगा हेल्पर बन गया मैकेनिकल इंजीनियर, तो कहने के लिए इंजीनियर है, लेकिन वो क्या हुआ, उसकी थ्योरी तो समझा ही नहीं कभी। अब पता चला कि अब तक ऑल्टो पोल्टो बना रहा था, अब BMW खड़ा हो गया, उसकी टेक्नोलॉजी अलग है। अब वो पढ़ा लिखा वाला इंजीनियर तो पकड़ लेगा, अच्छा ये वाला है, अच्छा इसके कैपेसिटी है, तो याद कर लेगा, नहीं वो तो किताब देख लेगा, अच्छा इसमें ये वाला, ठीक 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 है, ठीक है, हो जाएगा सर। अब वो कहेगा ये वाला कैसे होगा, इससे तो कभी था ही नहीं, समझ में उसको नहीं आ रहा, और होगा भी तो उल्टा पुल्टा कर देगा। तो ये अंतर आता है ना थोड़ा सा, है ना, इसीलिए गहराई में हर कुछ पढ़िए, अच्छा रहेगा। डेट क्लियर है, ठीक है, दैट इज द QRMP स्कीम, इसको बोलते हैं QRMP स्कीम, ठीक। अब मैं आपको ना QRMP जल्दी से दिखा भी देता हूँ, और समझ में आ जाएगा, जीएसटी के साइट पे चलते हैं और मैं दिखाता हूँ कि QRMP स्कीम वाले कैसे निकलते हैं। ये जीएसटी का साइट है, मैं इसको अपने खुद से लॉगिन होता हूँ, जीएसटी के साइट पर लॉगिन होकर के आपकी लॉगिन आईडी डाल देंगे, यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे ना। भाई देखिए ये ओपन हो चुका है, इसके बाद देखिएगा कि मेरे पोर्टल पे देखिए, हम लोग क्वार्टरली रिटर्न भेजते हैं, QRMP स्कीम में हम हमारी है, ठीक है। तो आपको डैशबोर्ड पे हमेशा क्लिक करना है, इस जगह पे क्लिक करना है डैशबोर्ड पे, यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद यहाँ आता है फाइल रिटर्न, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जब क्लिक करिएगा फाइल रिटर्न पे, तो आपको यहाँ दिखेगा 22-23, यहाँ दिखेगा क्वार्टर वाइज दिखेगा, किस क्वार्टर का देखना चाहते हैं। अगर क्वार्टर हम थर्ड जो चल रहा है अभी, अभी चल रहा ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ स्टार्ट हो गया, तो क्वार्टर नंबर थर्ड देखिएगा, अक्टूबर मंथ का अगर सर्च करते हैं, देखिए हमारे में R1 और 3B नहीं दिख रही है, क्योंकि
सिंपल बात है कि अक्टूबर महीने के R13 भी दिखी कैसे, नहीं दिखेगा ना, नवंबर में नहीं दिखेगा, लेकिन क्या दिख रहा है, IFF दिख रहा होगा। देखो IFF दिखना चाहिए ना, तो दिख रहा है IFF। 13 नवंबर की लास्ट डेट, ठीक है। और अगर आप नवंबर करेंगे, सर्च करेंगे, तो इसमें भी IFF देखिए खुला हुआ है। आप नवंबर का बिल भी डाल सकते हो, नवंबर डेट की। और अक्टूबर वाली तो डाल ही सकते हैं, अक्टूबर क्लिक करेंगे तो अक्टूबर का देखिए 13 नवंबर तो लास्ट डेट है। अगर मैं पीछे आता हूँ, सेकेंड क्वार्टर की बात करेंगे, तो सितंबर देखिएगा, उसमें R1, ये इसमें देखिए जुलाई मंथ का दिखाता हूँ, जुलाई मंथ में दिखा हमें IFF, तो 13 अगस्त की एंड डेट थी, खत्म हो गया। इसके बाद अगस्त मंथ चेक करेंगे, तो उसमें आपको दिखेगा आपकी IFF, लेकिन जैसे सितंबर महीना करेंगे, यानी कि क्वार्टर का एंड करेंगे, उसमें IFF बंद हो जाता है और R1 और 3 भी दिखने लगती है, देखे ना पोर्टल पे। तो इस तरह से व्यवस्था ही इतने बढ़िया किया है कि आपको उसके हिसाब से चलता रहे। ठीक है, चलिए इस पोर्टल को मैं कल फिर दिखाऊंगा आराम से, अभी तो आज घर पे पढ़िए उसको नॉर्मली, उसके बाद कल इसको फिर उठाते हैं, है ना।